आज का हमारा टॉपिक है क्रोमेटिन ऑर्गेनाइज़र। क्रोमेटिन ऑर्गेनाइज़र में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो स्ट्रासबर्गर थे 1875 में इन्होंने सबसे पहले क्रोमोसोम्स को देखा था। उसके बाद डब्ल्यू वाल्डेयर ने 1888 में इन्हें क्रोमोसोम नाम दिया। क्रोमो का मतलब होता है कलर, सोमा का मतलब बॉडी। इस प्रकार W.S. सट्टन 1902 में इन्हें वाहक कहा, जो कि आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें कैरियर कहा। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स को दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स, इसके अंदर किसी प्रकार का केंद्रीय आवरण नहीं पाया जाता। जो क्रोमोसोम्स होता है या आनुवंशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है और सर्कुलर फॉर्म के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए के रूप में पाया जाता है। ये न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियोफोर कहलाता है। इसी प्रकार प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक्स में इसके अलावा एक अलग स्ट्रक्चर जो कि डीएनए की तरह पाई जाती है, जिसको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं, वो पाया जाता है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक्स के अंदर शामिल किया जाता है। इसमें जो सेंट्रल डीएनए होते हैं, इसके अलावा एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी पाया जाता है, जिसमें प्लाज्मिड्स, जिसको प्लाज्मिड्स कहते हैं। इस सेंट्रल डीएनए की रिंग्स में ये इंटीग्रेटेड हो जाता है और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम एपिसोम्स कहते हैं। प्लाज्मिड्स जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं। प्लाज्मिड्स ये सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं और फोटोकॉपी का निर्माण करते हैं। इनके अंदर लगभग 50 से लेकर 100 जीन्स पाए जाते हैं। इनकी जो लेंथ होती है वो लगभग 25 माइक्रोमीटर और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लगभग 5 × 10⁻⁷ डाल्टन होता है। दो जो बैक्टीरिया की सेल्स होती है वो आपस में पिल्लाई के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाती है और इसके अंदर ये प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इन दोनों सेल के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब्स का फॉर्मेशन होता है और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से ये एक सेल से दूसरी सेल के अंदर सेक्स फैक्टर के रूप में ट्रांसफ़र होते हैं। इस प्रकार ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। दूसरा आता है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो वेजिटेटिव सेल्स यानी कायिक कोशिकाओं के अंदर डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं, द्विगुणित 2n रूप में, और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स या गैमेट्स होते हैं उसके अंदर हैप्लॉइड्स फॉर्म में होते हैं। क्रोमोसोम्स का एक जो पूरा सेट होता है उस पूरे सेट को हम यहाँ पर जीनोम कहते हैं। क्रोमोसोम सेट की जो मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन होती है उसको कैरियोटाइप कहा जाता है। क्रोमोसोम के जो गुणसूत्र की जो समुच्चय होता है उसकी जो आकारिकी होती है उसकी पहचान के आधार पर उसको कैरियोटाइप कहा जाता है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर, उसकी संख्या, उसकी लंबाई, उसका व्यास के आधार पर क्रोमोसोम जो होते हैं
उसके अंदर कुछ संकीर्णन पाए जाते हैं जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कहते हैं। इसके अलावा उनको सैटेलाइट क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। ये जो है वो क्रोमोसोम्स की आर्म्स या लेंथ के रूप में प्रेजेंट होते हैं। किसी स्पेशल स्पीसीज़ की कैरियोटाइप्स का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब चित्रात्मक रूपण को हम यहाँ पर आइडियोग्राम्स कहते हैं। ये क्रोमोसोम्स का चित्रात्मक रूपण प्रदर्शित करते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जबकि डिप्लॉयड कंडीशंस होती है उसके अंदर जो एक क्रोमोसोम्स का जोड़ा होता है वो पेरेंटल क्रोमोसोम और दूसरा जो होता है वो मातृ यानी मैटरनल क्रोमोसोम्स होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर। सेल डिविजन्स की जो माइटोसिस अवस्था होती है समसूत्री विभाजन के अंदर, उस वक्त कॉल्चिन्स केमिकल के द्वारा मेटाफेज स्टेज के अंदर इसका अध्ययन किया जा सकता है। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर हमें आराम से दिखाई दे सकती है। जो ऑटोसोमस गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या 22, ह्यूमन बींग्स में 22 पेयर्स होती है, और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो 2 पेयर्स में होते हैं, जैसे एक्स और वाई। ये हम क्रोमोसोम्स की बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर जो है। अगर हम क्रोमोसोम की साइज़ और शेप्स के बारे में देखें तो जो क्रोमोसोम का है जो ज़्यादातर रोड शेप्ड में या थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स और इलास्टिक यानी प्रत्यास्थ और कंडेंस यानी सघनन संरचना के रूप में क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं। इंटरफेज यानी अंतरावस्था में जो क्रोमेटिन है वो फाइबर्स या नेटवर्क के रूप में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स 0.1 माइक्रोन्स और 30 माइक्रोन्स लंबे होते हैं। इसके अलावा ये 0.2 माइक्रोन से लेकर 2 माइक्रोन डायमीटर की ये व्यास की चौड़ाई इसके अंदर पाई जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देखें तो जो क्रोमोसोम्स की जो संरचना के जो भाग होते हैं उसको विभिन्न भागों में हमने इसको डिवाइड किया है। जैसे सबसे पहली जो क्रोमोसोम के बाहर पतली लेयर पाई जाती है उसे हम पेलिकल कहते हैं। वो पेलिकल थिन यानी पतली होती है, कलरलेस, उसके अंदर किसी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता। वो लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स के रूप में काम करती है, यानी इसको चारों तरफ से सीमाबद्ध करने का काम करती है। ये पेलिकल के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक जेली लाइक मैट्रिक्स पाया जाता है जो कि एमॉर्फरस होता है, अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसी प्रकार इसका जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स के अंदर क्रोमोनीमेटा जो है वो अंदर की ओर मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं और ये इसके अंदर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोनीमेटा जो होते हैं वो दो, एक पतली समान कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। दो क्रोमोनीमेटा, एक क्रोमोसोम्स के दो पार्ट होते हैं, उन्हें हम क्रोमोनीमेटा कहते हैं। इस प्रकार ये दोनों क्रोमोनीमेटा जो होते हैं वो पतली कॉइल लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को क्रोमोनीमेटा कहते हैं। क्रोमोसोम्स में दो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स क्रोमेटिन या क्रोमेटिड्स का बना होता है। जो ईच क्रोमेटिड्स का डीएनए बना होता है, दोनों क्रोमेटिड्स के जो सेंट्रोमियर होते हैं द्वारा जुड़े रहते हैं। दोनों क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े रहते हैं और एनाफेज के अंदर ये हम सेपरेट होकर अपोजिट पोल पर ये चले जाते हैं। ये स्ट्रक्चर हमें समसूत्री विभाजन में देखने को मिलती है। इसी प्रकार जो क्रोमोनीमा होता है उस क्रोमोनीमा पर जीन्स पाई जाती है और वो फिलामेंटस या थ्रेड लाइक होते हैं जिसमें दो टाइप्स की कॉइलिंग्स उपस्थित होती है। क्रोमोनीमा में पहली जो कॉइलिंग होती है उसको पैरानेमिक कॉइलिंग कहा जाता है, जो कि जिसमें सेपरेशंस की क्रिया हो सकती है।
दूसरी जो कॉइलिंग होती है उसको प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग कहा जाता है, जो कि नॉन सेपरेटेड, जिसके अंदर क्रोमोनिमा या क्रोमेटिड्स जो है उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। फिर क्रोमोसोम्स के अंदर पाई जाने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्रोमोमियर्स या सेंट्रोमियर कहते हैं। क्रोमोमियर बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि क्रोमेटिड्स पर प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स पर प्राथमिक संकीर्णन पाया जाता है, जिसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस या सेंट्रोमियर कहते हैं, ये क्रोमोसोम्स का एक लाइट स्टेनिंग होने वाला सघन पार्ट है, जो कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या प्रथम संकीर्णन कहलाता है। इस पर सेंट्रोमियर या काइनेटोफोर उपस्थित होता है और ये क्रोमोसोम्स की साइज़ को डिटरमिनेट करता है, इन्हें निर्धारित करता है। और ये क्रोमोसोम्स की दोनों आर्म्स पर को मिलाने का काम करता है। इसमें जो है वो रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट्स होते हैं, जिसे सेंट्रोमेरिक इंट्रोक्रोमेटिड कहते हैं। मियोसिस की मेटाफेज अवस्था के अंदर जो स्पेंडल फाइबर्स होते हैं, जब उसका निर्माण होता है वो इसी स्थान पर आकर जुड़ते हैं, जिसके कारण कि जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। और इन्हीं सेंट्रोसोम्स के मूवमेंट के कारण ही जो क्रोमेटोसोम है वो अपने अपने पोल तक पहुंचने का काम करते हैं, या सेपरेशन का काम इन्हीं कारण होता है। सेंट्रोमियर प्रोटीन से बनी होती है और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें डार्क स्ट्रैंड जो होता है प्रेजेंट्स होती है, जिसे काइनोसोम्स कहा जाता है। इस प्रकार हम यहाँ पर अगर सेंट्रोमियर का जो फंक्शंस देखें तो ये है स्पाइंडल फाइबर्स को कि इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रोमियर्स से अटैच रहती है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो निर्माण होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसकी पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे।